दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है देतांत या तनाव शैथिल्य का अर्थ व परिभाषा, कारण, प्रयास एवं प्रभाव पर। फर्स्ट वीडियो हमारा शीत युद्ध की उत्पत्ति, विकास और कारण पर था। सेकंड वीडियो हमारा शीत युद्ध के चरण पर था। दोस्तों, आज के लेक्चर में सबसे पहले हम देतांत के शॉर्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इसके अर्थ और परिभाषा को भी जानेंगे। फिर हम बात करेंगे देतांत के कारण या कह लीजिए कि देतांत व्यवहार के निर्धारक घटक पर। इसमें हम बात करेंगे आर्थिक विकास का सवाल, कच्चे माल की आवश्यकता, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बदलाव, परमाणु युद्ध का आतंक, तीसरे विश्व युद्ध का भय, मित्र राष्ट्रों से निराशा, स्थायी शांति का विचार, निर्गुट राष्ट्रों की भूमिका, द्विध्रुवीकरण के स्थान पर बहुकेंद्रवाद का उदय। फिर हम बात करेंगे देतांत के प्रयास पर और उसके बाद हम बात करेंगे देतांत का इंटरनेशनल रिलेशन पर क्या प्रभाव पड़ा। एंड में लेक्चर को कंक्लूड करते हुए हम आपको बताएंगे कि देतांत से किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं और अब तक किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पॉजिटिवर्सिटी पर। दोस्तों, इससे पहले कि हम देतांत कथा में आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपको कुछ कीवर्ड क्लियर करवा देना चाहता हूं। देखिए, आप स्क्रीन पर कुछ कीवर्ड देख रहे हैं। जब आप देतांत टॉपिक पर एक से ज़्यादा हिंदी की किताब पढ़ेंगे तो आप देतांत के लिए इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसमें पाएंगे। तो देखिए, जिस तरह से हिंदी की अलग अलग किताबों में देतांत के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ठीक ऐसे ही मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका क्वेश्चन पेपर पहले इंग्लिश में बनता है, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है। तो अब उसका हिंदी ट्रांसलेशन करने वाले पर उसके माइंडसेट पर बात आती है। तो मान लीजिए कि मैं आपके क्वेश्चन पेपर को ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है। तो देतांत के लिए मैंने जो हिंदी की किताब पढ़ी है उसमें तनाव शैथिल्य है। तो जब मैं ट्रांसलेट करूँगा तो मैं पूछूंगा कि तनाव शैथिल्य क्या है और इसके कारण बताएं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आज की जनरेशन ये देतांत पढ़ रही है, मतलब जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में संबंधों में जो तनाव में कमी आई थी उसको देतांत पढ़ रही है। और थोड़ी से पुरानी वाली जनरेशन ने तनाव शैथिल्य पढ़ा, कॉमनली यही शब्द था। तो जब आप क्वेश्चन पेपर में तनाव शैथिल्य देखेंगे तो आप तो घूम जाएगा आपका माइंड, बोलेंगे अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसीलिए जो आपका इंग्लिश का कीवर्ड है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसकी हिंदी में जितनी सारी डेफिनेशन है अलग अलग किताबों में, उसको आप देख लें, समझ लें, जान लें। क्योंकि क्वेश्चन पेपर डिजाइन करने वाला कुछ भी शब्द उस इंग्लिश वाले वर्ड के लिए यूज कर सकता है। मे बी वो आपसे 10 साल, 20 साल, 30 साल पुराना हो, तो उसने पुरानी किताब पढ़ी हो, तो आप तो बोलेंगे भैया ये कौन सा टॉपिक पूछ लिया। तो इसलिए एक से ज़्यादा किताब आप एक टॉपिक में देखा कीजिए। पर अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में एक से ज़्यादा किताब देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूँ आपको, काफ़ी सारी हिंदी की किताबों में देतांत और दितांत ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल है। तो मोस्टली अभी जो हिंदी की किताबें आ रही हैं उसमें ये देतांत वाला शब्द पॉपुलर है और यही चल रहा है। तो आप कोई सा भी शब्द यूज कर सकते हैं, आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन पर बात करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते परिवेश में सोवियत संघ और अमेरिका के संबंधों में 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद एक नया मोड़ आता है, क्योंकि 1960 के U-2 विमान कांड और क्यूबा संकट ने विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन इस समय तक आते आते दोनों ही महाशक्तियों ने ये अनुभव किया कि परमाणु हथियारों के युग में किसी भी गुट को युद्ध में जीत हासिल नहीं होगी। परिणाम स्वरूप अमेरिका और सोवियत संघ के तात्कालिक नेतृत्व, जो वहाँ के उस समय अपने अपने देश को लीड कर रहे थे, उनकी कार्यशैली और उनके थॉट में बदलाव हुआ और शीत युद्ध के शत्रुतापूर्ण संबंध, सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। देखिए, यहाँ एक शब्द आ रहा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इस कीवर्ड को हमने अपने पहले कोल्ड वार वाली वीडियो में क्लियर किया था, तो अब यहाँ पर रिपीट करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। तो आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में इस नए दौर को नरमी या तनाव में कमी कहा गया, जिसको देतांत या तनाव शैथिल्य की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, अब हम देतांत के अर्थ और इसकी परिभाषा को समझते हैं। देखिए, देतांत
फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका लिटरली मीनिंग है तनाव में शिथिलता, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन। वो कहते हैं ना हम लोग अपनी देसी भाषा में, जब दो दोस्त लड़ रहे होते हैं यार चिल कर, कूल रहे यार कूल, तो वही दोनों के टेंशन में क्या होता है, एक ऐसा दौर आता है जब दोनों चिल करते हैं, दोनों कूल हो जाते हैं। ठीक है, दोनों कौन, अमेरिका और सोवियत संघ। देखिए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दो राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति को देतांत कहा गया है। इसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भी कहा जा सकता है। दोस्तों देतांत पर वर्ल्ड फेमस मार्गिंथु अंकल ने भी अपने विचार दिए हैं। मैंने इनको वर्ल्ड फेमस क्यों बोला आप जानते हैं? दुनिया का चाहे कोई भी देश हो, अगर उस देश की यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर पढ़ाया जाता है तो उसकी पहली यूनिट में ही जो रियलिज्म पढ़ाया जाता है उसमें इन भाई साहब का कॉपीराइट है। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं देतांत पर ये क्या कहते हैं, क्या अपने विचार रखते हैं। देखिए ये कहते हैं कि इनका मानना है कि देतांत के पीछे सबसे जो मेन रीजन है दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु संतुलन का होना। परमाणु संतुलन मतलब कि दोनों ने परमाणु हथियार, परमाणु तकनीक हासिल कर ली थी। अगर हम उनके शब्दों में कहें तो देतांत शांति का जनक नहीं है, बल्कि आणविक संतुलन ही शांति और देतांत दोनों का जनक है। ठीक है, इनका कहना है कि जो देतांत है भैया उसका मेन रीजन क्या है, परमाणु संतुलन। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में ही अपने परमाणु हथियार बना लिए थे, परमाणु तकनीक प्राप्त कर ली थी। उसके बाद सोवियत संघ ने भी परमाणु तकनीकी विकसित की, तो अब ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यही है देतांत, ये जो बैलेंस चल रहा है इनका। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मोस्टली देतांत का प्रयोग अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पैदा हुए तनाव में कमी तथा उसमें बढ़ने वाले सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना के लिए किया जाता है। यहाँ क्लियर हो गया, देतांत अमेरिका और सोवियत संघ के जो उनके बीच में तनाव थे उसकी कमी और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना के लिए ही प्रयोग किया जाता है। बाकी आप भी आपस में कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कोई लड़ाई हो उसमें भी एक देतांत का फेज आता है। ठीक है, मम्मी डैडी की लड़ाई हो उसमें भी देतांत का फेज आता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप देतांत किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। पर इंटरनेशनल रिलेशन में तो अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में जो शांति तनाव में कमी आई उसी के लिए ये प्रयोग यूज किया जाता है। दोस्तों अब हम अपने लेक्चर के अगले सेक्शन यानी कि देतांत के कारण या दूसरे शब्दों में कहें तो देतांत व्यवहार के निर्धारक घटक या तत्व, इस पर बात करेंगे। देखिए देतांत का जो प्रोसेस है वो कोई सडनली या आकस्मिक संयोग या घटना का आउटकम नहीं था, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक कारण रहे हैं। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच मैत्री एवं सहयोग की भावना के विकास के बहुत सारे कारण या बहुत सारे घटकों की भूमिका रही है। तो अब हम वन बाई वन करके इन पर बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास का सवाल। देखिए क्यूबा मिसाइल संकट ने दोनों को भविष्य की झलक दिखा दी कि वे आपस में उलझकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पतन की ओर ले जा रहे हैं। सोवियत संघ ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए अपने आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति पर बल दिया। देखिए सोवियत संघ की कहानी कुछ उसी तरह है कि मान लीजिए किसी के घर में नहीं है खाने को और बेटा चला शो ऑफ करने के लिए एप्पल का फ़ोन दुनिया को दिखाने को, है ना। तो वैसे ही कुछ हालात सोवियत संघ के हो रहे थे। नेक्स्ट है कच्चे माल की आवश्यकता। देखिए अमेरिका ने ये अनुभव किया कि उसकी इंडस्ट्री को स्पीड अप करने के लिए, बूस्ट देने के लिए कच्चा माल सोवियत संघ से वो हासिल कर सकता है। उसकी अर्थव्यवस्था का विकास कच्चे माल पर ही आधारित है। सोवियत संघ से व्यापारिक संबंध बढ़ाकर उसको कच्चा माल मिलता और उसका प्रॉफिट होता। इसी कारण से अमेरिका ने संघर्ष के रास्ते को छोड़ने की नीति का अनुसरण किया। देखिए अमेरिका एक पूंजीवादी प्योर बिजनेस माइंडेड कंट्री है और बिजनेसमैन हमेशा क्या देखता है, अपना फ़ायदा। अमेरिका में बहुत सारी कंपनियां हैं। अब उन कंपनियों में प्रोडक्शन तभी होगा ना जब आप उसको कच्चा माल प्रोवाइड कराएंगे। और सोवियत संघ के पास बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध था और इसको अमेरिका कैसे हासिल कर सकता था, ट्रेड रिलेशन के द्वारा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बदलाव।
अमेरिका और सोवियत संघ ने अनुभव किया कि वेलफेयर को बढ़ावा देने, गरीबी को कम करने, अपने नागरिकों का लाइफ स्टेटस इंप्रूव करने के लिए परस्पर तकनीकी सहयोग द्वारा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का लक्ष्य हासिल किया जा सकता था। संघर्ष या युद्ध के हालातों में राष्ट्र हितों को बढ़ा पाना असंभव था। इसे तो केवल शांतिपूर्ण वातावरण में ही डेवलप किया जा सकता था। नेक्स्ट है परमाणु युद्ध का आतंक। परमाणु हथियारों की भयानकता ने दोनों ही महाशक्तियों को अवेयर कर दिया कि अगर उनके बीच युद्ध होता है तो जो आउटकम आएगा, जो परिणाम होगा, वो बहुत ही घातक होगा। दोनों राष्ट्रों में जनधन की अपार हानि होगी। इस भय और आतंक के कारण दोनों महाशक्तियां शांति की दिशा में पहल करने में जुट जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरे विश्व युद्ध का खौफ। देखिए, शीत युद्ध का वातावरण कभी भी तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता था। इस आशंका ने दोनों ही महाशक्तियों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। नेक्स्ट है हमारा मित्र राष्ट्रों से निराशा। देखिए, चीन और सोवियत संघ में परस्पर मतभेद सामने आने लगे थे। सोवियत संघ ने अनुभव किया कि चीन का सामना करने हेतु पश्चिमी राष्ट्रों से दोस्ती करना जरूरी है। इसीलिए सोवियत संघ ने अमेरिका विरोधी नीति को छोड़कर दोस्ती वाली नीति अपनानी शुरू की। नेक्स्ट है स्थायी शांति का विचार। देखिए, दोनों ही महाशक्तियां बहुत ही लंबे समय से परस्पर तनाव को बढ़ा रही थी। इस संघर्षपूर्ण तनाव के कारण ना तो उनके राष्ट्रीय हितों में वृद्धि संभव थी और ना ही स्थायी शांति की स्थापना की कल्पना की जा सकती थी। स्थायी शांति के बगैर आर्थिक विकास संभव नहीं था। अतः दोनों ही महाशक्तियां परस्पर संघर्षपूर्ण नीति के स्थान पर सहयोग का रास्ता अपनाने के लिए सहमत हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की भूमिका। देखिए, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने महाशक्तियों को शीत युद्ध से बाहर निकालने के लिए मोटिवेट किया। दोनों महाशक्तियों के गुट में शामिल राष्ट्र एक एक करके गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बनने लग जाते हैं। परिणाम स्वरूप दोनों गुटों को विश्व राजनीति में अपनी पकड़, अपनी ग्रिप ढीली होती दिखाई देती है। अतः वे अपने संघर्ष की काल्पनिक दुनिया को छोड़कर रियल, वास्तविक दुनिया में कदम रखने को तैयार हो जाते हैं। उन्होंने गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की भूमिका की सराहना की। परिणाम स्वरूप दोनों महाशक्तियों में जो तनाव थे वो कम होने लगते हैं। देखिए, यहाँ निर्गुट और गुट निरपेक्ष, यहाँ वही हिंदी वाली कहानी है। कई किताबों में आपको निर्गुट मिलेगा, कहीं पे गुट निरपेक्ष। ये कहानी मैं आपके सामने सुनाऊंगा जब गुट निरपेक्षता वाला हम टॉपिक करेंगे। देखिए, आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। गुट निरपेक्ष देश ऐसे देश जो साम्राज्यवादी शक्तियों की गुलामी से आज़ाद हुए थे। ठीक है, इन देशों को तीसरी दुनिया का देश, है ना, अल्प विकसित देश, गरीब देश, पिछड़े देश कहा जाता था। इन्होंने बोला कि भैया हम तो अभी आज़ाद हुए हैं, ना ही हम अमेरिकी खेमे में शामिल होंगे, ना ही हम सोवियत संघ के खेमे में शामिल होंगे, हम अपना अलग रहेंगे। इन्होंने अपना एक तीसरा ग्रुप बनाया। ठीक है, देखिए, कोल्ड वार की कहानी में अब थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। अब ये जो गरीब देश थे, इनका जो तीसरा खेमा था, इन लोगों ने क्या किया कि अमेरिका से भी बेनिफिट लिए और सोवियत संघ से भी, और दोनों ने अपने अपने तरीके से जितनी मदद हो सकती थी इन गरीब देशों की। उनको लगता था कि भैया अगर मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगा तो सोवियत संघ कर देगा। सोवियत संघ को लगता था कि अगर मैंने इनकी हेल्प नहीं करी तो अमेरिका कर देगा। अब इन लोगों ने क्या किया, लूटना शुरू कर दिया। अब भैया ये थक गए थे, जो महाशक्तियाँ थी ये थक गई थी एक तरीके से। तो एक ये भी कारण था कि ये देश पक चुके थे कि भैया कब तक हम इनका बोझ उठाते रहेंगे। ठीक है, तो इस बोझ से भी दोनों महाशक्तियाँ मुक्त होना चाहती थी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्विध्रुवीकरण के स्थान पर बहुकेंद्रवाद का उदय। देखिए, 1963 के बाद ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन जाते हैं। भारत, जापान, जर्मनी जैसी शक्तियां भी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरने लगते हैं। 1975 में भारत ने भी परमाणु शक्ति प्राप्त करके महाशक्तियों को भी अपने वजूद का एहसास करा दिया था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अब द्विध्रुवीकरण, बाइपोलैरिटी के स्थान पर बहुकेंद्रवाद, पॉलीसेंट्रिज्म में बदलने लगती है। इससे विश्व राजनीति का दो गुटों में विभाजन का विचार विखंडित होने लगता है। परिणाम स्वरूप दोनों गुटों ने संघर्ष का रास्ता छोड़कर अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय विश्व में
नई भूमिका निभाने हेतु तैयार किया। देखिए, शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों के दो खेमे थे। इन खेमों में बहुत सारे देश थे शामिल, और ऐसे ही पूरा विश्व दो खेमों में बट गया। तो इसको क्या बोलते हैं? बाइपोलैरिटी। ठीक है। अब है बहुकेंद्रवाद। जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, आपने देखा कि धीरे धीरे जो नए कमजोर राष्ट्र थे, इन्होंने एक अपना नया संगठन, नया आंदोलन क्रिएट किया, गुट निरपेक्षता आंदोलन। ऐसे ही जो परमाणु शक्ति थी, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन के बाद आप देखेंगे भारत ने भी ये जो टेक्नोलॉजी थी डेवलप कर ली। तो धीरे धीरे क्या होता है कि अब जो विश्व राजनीति है वो दो खेमों से निकलकर बहुकेंद्रवाद, मान लीजिए एशिया में चीन और भारत है ना, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ना। तो आप देखेंगे कि अब विश्व में बहुत सारे देश राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनकर उभरते हैं। तो ये था बहुकेंद्रवाद, मतलब कि अब विश्व में बहुत सारी आइडियोलॉजी, बहुत सारी थिंकिंग, बहुत सारे थॉट उभर कर सामने आने लगते हैं। कोई दो थिंकिंग, कोई दो विचारधाराएं दुनिया को लीड नहीं करती। ठीक है। तो बहुत सारी जो विचारधाराएं, बहुत सारी जो शक्तियां उभरती हैं, ये बहुकेंद्रवाद कही जाएंगी। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे देतांत के कारण। अभी तक हमने जितनी भी बातें आपके साथ शेयर करी, उनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि दोनों महाशक्तियों के बीच जो शीत युद्ध था वो धीरे धीरे देतांत की दिशा में मुड़ने लगा, और नवीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो वातावरण है वो तैयार होने लगा, जिसमें भय और तनाव की जगह पर शांति और मैत्रीपूर्ण नीति को प्रायोरिटी दी गई। दोस्तों, आज के लेक्चर का हमारा अगला सेक्शन है देतांत के प्रयास, मतलब कि ये जो देतांत था, जो तनाव में कमी आई थी, इसके लिए क्या क्या एफर्ट्स किए गए थे। देखिए, प्रयास में जितने भी शांति के लिए समझौते और संधियां की गई थी, वो सारी इस वाले सेक्शन में आएंगी। आपको ध्यान होगा कि हमने जो अपनी पिछली वीडियो की थी, शीत युद्ध विकास एवं विस्तार के चरण, उसमें हमने एक फेज बताया था 63 से 79 के बीच का। ठीक है। इसमें हमने जितनी भी संधियों की बात करी थी, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, हॉटलाइन समझौता, एनपीटी परमाणु व प्रसार संधि, मास्को बोन समझौता, बर्लिन समझौता, जर्मनी समझौता, यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन, ये सभी आ जाएंगे प्रयासों में। ठीक है। तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इन पर हमने अपने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी। अब हम अपने आज के लेक्चर के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देतांत का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव, मतलब कि ये जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ये जो तनाव कम हुआ था, इसका इंटरनेशनल रिलेशन पर क्या इम्पैक्ट हुआ। देखिए, महाशक्तियों के बीच देतांत व्यवहार के कारण तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में कमी आती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की संभावनाओं में वृद्धि हुई। द्विध्रुवीकरण बहुकेंद्रवाद में बदल गया। किसी गुट से ताल्लुक रखने वाले राष्ट्रों को अपने राष्ट्रीय हितों का अनुसरण करने का अवसर मिलता है। मिसाइलों और परमाणु हथियारों को नियंत्रित एवं उन्हें सीमित करने में सहायता मिलती है। परस्पर विरोधी खेमों के राष्ट्रों में संपर्क बढ़ने लगते हैं। मेल मिलाप करने और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी आदि क्षेत्रों में सहयोग करने की संभावनाओं का विकास होता है। इस प्रकार अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हेल्पफुल और फ्रेंडली रिलेशन का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कई सारे प्रभाव दिखाई देते हैं। जैसे देतांत से महाशक्तियों के बीच सहयोग तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास होता है। दोनों की हेल्पिंग और फ्रेंडली नेचर वाली आत्मा अब जागती है। नेक्स्ट है विखंडित यूरोप का एकीकरण हुआ देतांत से, तथा सांस्कृतिक एवं व्यापारिक आदान प्रदान में वृद्धि हुई। आपको पता है यूरोप दो खेमों में बढ़ चुका था। अब जब यूरोप का एकीकरण हो गया तो जो सांस्कृतिक और व्यापारिक दूरियां थी, अब वो मिटनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है परमाणु हथियारों पर नियंत्रण के प्रयास। आपने देखा था कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान ऐसी सिचुएशन खड़ी होगी कि भैया अब लड़ाई शुरू हो जाएगी, और ये लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी, और दोनों के पास क्या थे? परमाणु हथियार थे। तो अब जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तब उनको लगता है कि भैया परमाणु हथियारों को कम किया जाए। नेक्स्ट है आतंक का संतुलन समाप्त हो गया तथा तीसरे विश्व युद्ध के भय से आज़ादी मिल गई। यह एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, आतंक का संतुलन। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं क्योंकि आगे ये कॉन्सेप्ट आपको आईआर में पढ़ने को मिलेगा। देखिए क्या होता है आतंक का संतुलन।
दोस्तों जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर पढ़ते हैं तो बेसिकली दो कॉन्सेप्ट आप सुनते हैं, बैलेंस ऑफ टेरर और बैलेंस ऑफ पावर। आपके लिए बैलेंस ऑफ पावर कॉमन होगा, ये आप सुनते आ रहे हैं। बैलेंस ऑफ टेरर ये थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट है ना आपके लिए। देखिए बैलेंस ऑफ टेरर है क्या, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपसी जो परमाणु हथियार एक दूसरे देशों ने बनाई होती है उसकी धमकियों का सामना करने के लिए उपयोग में की जाती है। ठीक है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है शक्ति संतुलन। देखिए इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत शांति और स्थिरता तभी कायम रह सकती है जब देशों के बीच में शक्ति का वितरण इस प्रकार से हो कि कोई भी एक देश या गठबंधन अन्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित ना कर सके। मतलब कि जो शक्ति है इक्वली होनी चाहिए और कोई भी एक ऐसा देश या गठबंधन ना हो जो अन्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। ठीक है, तो इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। देखिए इसको ऐसे समझिए कि बैलेंस ऑफ पावर में युद्ध वॉर का सहारा संतुलन को बनाए रखने का एक साधन है, वहीं बैलेंस ऑफ टेरर में युद्ध की धमकी या परमाणु हथियारों के प्रयोग की धमकी बैलेंस बनाने का एक साधन है। ठीक है, जहां बैलेंस ऑफ पावर में जो हथियारों की जो प्रतिस्पर्धा है एक प्राकृतिक वास्तविकता है, एक सच्चाई है कि हथियारों की जो दौड़ है वो हमेशा लगी रहेगी। वहीं बैलेंस ऑफ टेरर में जो हथियारों की प्रतियोगिता है वो निम्न स्तर कायम करने और उसको सीमित करने की तरफ बढ़ती है। ठीक है, बैलेंस ऑफ टेरर में क्या होगा कि जैसे आपने देखा कि क्यूबा मिसाइल संकट के बाद अमेरिका और सोवियत संघ में एक के बाद एक लगातार समझौते होते हैं। ठीक, इसी को बैलेंस ऑफ टेरर कहते हैं, आतंक संतुलन कहते हैं। देखिए दोनों के पास परमाणु हथियार है और दोनों के मन में एक यही शंका रहती है कि भैया अगर मेरे से कुछ 19-20 हो गया तो सामने वाला भी परमाणु हथियार हमारे देश पे गिरा देगा और हमारा काम तमाम। तो यही है बैलेंस ऑफ टेरर। तो इससे क्या बनी रहती है, शांति बनी रहती है। देखिए बैलेंस ऑफ पावर ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है, बैलेंस ऑफ टेरर ये एक नया साधन है। अब बैक टू द पवेलियन, अगले पॉइंट पर आते हैं कि देखिए देतान से गुटबंदी को गहरा आघात पहुंचता है। दोनों ही गुटों में शामिल देश भी स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि देतान से यूएनओ की भूमिका में वृद्धि होती है। और हमारा लास्ट पॉइंट है कि देतांत ने गुट निरपेक्षता को अप्रासंगिक बनाकर उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। आपको ध्यान होगा कि गुट निरपेक्षता आया क्यों था, अमेरिकी और सोवियत खेमे से दूरी बनाने के लिए। ठीक है, स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने के लिए। पर जब ये दोनों ही शत्रु अब ये दोस्त बनने जा रहे थे या दोस्त बनने की प्रक्रिया में थे तो ये तीसरे खेमे की अब क्या जरूरत, अब तो भैया सब एक समान बनने जा रहे थे ना धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं इसने गुट निरपेक्षता के जो औचित्य है उस पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दोस्तों देखिए अभी तक हमने आज के लेक्चर में जो भी बातें आपके साथ शेयर करी, मैं मार्गेंतु अंकल जी की बातों से सहमत हूँ कि परमाणु संतुलन ही एक तरीके से देतांत था, बैलेंस ऑफ टेरर, क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार थे और एक समय क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान ऐसा लगने लगा कि भैया अब दोनों देशों में युद्ध छिड़ जाएगा और ये युद्ध परमाणु युद्ध की कगार पर जा सकता है। ठीक है, तो यही जो भय था दोनों के मन में कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो उनको बहुत हानि होगी, तो इसी भय के कारण दोनों में भैया लगाव होता है और धीरे धीरे दोस्ती शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी को देतांत कहा जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो देतांत के कारण शीत युद्ध की जगह पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से शत्रुतापूर्ण एवं संघर्षपूर्ण वातावरण का खात्मा होता है। रचनात्मक पुनर्निर्माण एवं सहयोग के लिए नवीन युग का प्रादुर्भाव होता है। देतांत की उभरती हुई प्रवृत्तियों के फलस्वरूप तीसरे विश्व युद्ध के संभावित कारणों का अंत होने लगा तथा महाशक्तियों की जनता शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आशा करने लगती है। निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में सहयोग की वृद्धि हुई तथा परमाणु युद्ध की आशंका कम होने लगती है। दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर। अब हम बात करेंगे कि देतांत के टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देखिए मैंने जो कुछ क्वेश्चन बनाए हैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला है देतांत से आप क्या समझते हैं, देतांत के कारण बताइए। दूसरा है देतांत का अर्थ क्या है, देतांत व्यवहार के निर्धारक घटक बताइए। नेक्स्ट है तनाव शैथिल्य से आप क्या समझते हैं,
शीत युद्ध में तनाव शैथिल्य के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। अब देखिए, ये तीनों क्वेश्चन एक ही हैं, बस भाषा का अंतर है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर के थ्रू एग्जाम में फंसाया जाता है, ठीक है। अब इसमें आपको लिखना क्या क्या पड़ेगा। देखिए, इसमें सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर देतांत का अर्थ और इसकी परिभाषा बताएंगे, फिर देतांत के कारण बताएंगे और फिर अपना निष्कर्ष देंगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें पूछा जा सकता है कि देतांत को परिभाषित करते हुए देतांत के प्रयासों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। प्रयास मतलब कि जो संधि समझौते हुए थे, तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। फिर वही इसकी मीनिंग और डेफिनेशन बतानी है और फिर प्रयास बताने जितने संधि समझौते हुए थे। तो आपको याद होगा कि शीत युद्ध के चरण में जो हमने बातें की थी, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, हॉटलाइन समझौता, परमाणु अप्रसार संधि, मास्को बोन समझौता, बर्लिन समझौता, जर्मनी समझौता, यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन, ये सारे प्रयास, ये सारे संधि समझौतों को आपको एक्सप्लेन करना है और फिर आप उसका कंक्लूजन लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। देखिए, आज के टॉपिक से एक और फॉर्मेट का क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देतांत से क्या अभिप्राय है, देतांत का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको लिखना क्या है, वही इंट्रो आपका सेम रहेगा, फिर मीनिंग और डेफिनेशन, और यहाँ पर आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव जो अभी मैंने आखिरी वाले सेक्शन में बताए थे ना, कंक्लूजन से पहले, यहाँ आपको जो मैंने प्रभाव बताए थे उसको एक्सप्लेन करते हुए लिखना है, ठीक है, और फिर अपना कंक्लूजन देना है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, मैंने आईआर के काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर रखे हैं और उसमें मुझे देतांत से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिखे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को मर्ज कर दिया गया है, 2 क्वेश्चन को जोड़ दिया गया है। एक तो इसमें देतांत का अर्थ पूछा गया है जो हमने आज आपको क्लियर कर दिया है। दूसरा, इसमें देतांत के अंत और नव शीत युद्ध के प्रारंभ के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, इनके बारे में डिस्कस करना है। आपको ध्यान होगा कि जब हमने शीत युद्ध के चरण वाली वीडियो की थी तो उसके लास्ट वाले फेज में हमने इसका डिस्कशन किया था। देखिए, देतांत में होता क्या है कि तनाव में शिथिलता आती है, ठीक है, दोनों के बीच जो टेंशन हो कम होने लगता है। पर क्या होता है, सोवियत संघ अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने लगता है। ऐसी ही और भी कुछ घटनाएं हैं। तो इन घटनाओं के कारण होता क्या है कि शीत युद्ध दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। ये जो शीत युद्ध दोबारा से स्टार्ट होता है, इसी को न्यू कोल्ड वार कहा जाता है, नव शीत युद्ध या दूसरा शीत युद्ध। तो इस पे हम अपना नेक्स्ट वीडियो करेंगे, तब आप क्लियर आपको ये टॉपिक हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है आपका क्वेश्चन पेपर। इसीलिए मैंने कोल्ड वार के कारण से लेकर उसके चरण, देतांत, द्वितीय शीत युद्ध और शीत युद्ध का अंत, इन सभी पे एक सीरीज में वीडियो कर रहा हूँ ताकि आपका अगर कोल्ड वार से क्वेश्चन आए तो कभी भी ना छूट पाए। इसी तरीके से जितने भी कंपटीशन के पेपर हैं उसमें भी आपको घुमाया जाता है। तो मैंने कोशिश करी है कि एक जो कोल्ड वार वाली सीरीज है बिल्कुल डिटेल में आपके साथ करूं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में ना फंसा पाए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन फॉर्मेटिंग में हमारा डिस्कशन। दोस्तों, अब यही आज के हमारे लेक्चर का दी एंड होता है। आई होप आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। आपकी देतांत टॉपिक से रिलेटेड कंफ्यूजन दूर हुई होगी। इसी तरह के कोल्ड वार से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मिलते हैं। पढ़े सब, बढ़े सब। थैंक यू।